हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। बानी पीटीआई के खुले खतूत, आर्मी चीफ ने खामोशी तोड़ दी। खुले खतूत का खुला जवाब, खतूत की बातें चाले करार पढ़ने से वाजे इनकार कर दिया। आर्मी चीफ के जवाब से पीटीआई मायूसी का शिकार, शहबाज सरकार पर एतमाद। कहानी आखिर क्या है, इसको डिस्कस करेंगे आज के शो में। इसके अलावा दिल्ली इलेक्शन में बड़ा अपसेट। दिल्ली में 10 बरस की हुकूमत के बाद मकबूल आम आदमी पार्टी को बीजेपी के हाथों शिकस्त। वजीर आला केजरीवाल अपनी नशिस्त भी हार गए। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली इलेक्शन जीत को तरक्की और अच्छी हुक्मरानी करार दे दिया। दिल्ली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी क्यों हारी, इस पर भी हम तफसीलन बात करेंगे। और मुश्किल वक्त में पार्टी संभालने वाले शेर अफजल मरवत को भी पार्टी से निकाल दिया गया। पीटीआई के सीनियर रहनुमा मरवत के साथ खड़े हो गए। पार्टी से बानी पीटीआई ने क्यों निकाला, मरवत ने भी लब खोल दिए। क्या मरवत पीटीआई में रहेंगे या नहीं, इस पर भी हम आपके साथ अहम तफसीलात शेयर करेंगे। इस वक्त बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब, इमरान खान के वकील हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल। जी थैंक यू सो मच फैसल फॉर ज्वाइनिंग। बताइएगा फैसल, थोड़ी सी क्लैरिटी दे दें। बार बार जो है ये खतूत लिखे जा रहे हैं, हैट्रिक हो गई है खतूत की। क्या स्ट्रैटेजी, क्या सोच है इसके पीछे? क्योंकि ऐसा लग रहा था दूसरे खत के बाद भी ऐसा लग रहा था कि आगे से कोई खास जवाब या रिस्पॉन्स तो नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी तीसरा खत लिख दिया गया और इस पर तो अब जो है बाकायदा ये जवाब मिल गया है कि खत मिला भी तो भी मैं नहीं पढ़ूंगा बल्कि इसको वजीर आजम को भिजवा दूंगा। तो क्या सोच क्या है आपकी? मुलाकातें होती रहती हैं, क्या सोच है इसके पीछे? देखिए, जो खत लिखा गया था इसका एड्रेसी जो है वो अवाम पाकिस्तान भी थे, अफवाज पाकिस्तान भी थे, उनकी हाईकमान भी थी। इमरान खान ने साबिक वज़ीर आज़म के तौर पे पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का अहाता किया और उन कोर कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र किया उन खतूत में, जिनको रिजॉल्व करना ज़रूरी है और जिनके बारे में जो 2.5 साल से पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट ने अपनाई है, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं हुआ है, नुकसान हुआ है और पाकिस्तान दिन ब दिन पीछे जा रहा है। यानी सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी जमूद, बढ़ती हुई दहशत गर्दी, मीडिया के ऊपर पीका जैसा काला कानून, हमारी इकॉनमी के ऊपर जो एक डिज़ास्टर हुआ है, हमारे इदारे जो हैं वो क्यों फेल हो रहे हैं। पीटीआई को क्रश करने के लिए मुल्क में अदलिया का, मीडिया का और पूरे निज़ाम का जो है उसको ज़मीन बोझ कर दिया गया। जमहूरियत के तीनों जो सतून हैं, 4 में से 3 सतूनों को तहे कर दिया गया है, उसको बज़ोरे शमशीर या बज़ोरे बंदूक जो है वो ज़ेर कर लिया गया है। तो इन तमाम चीज़ों का अहाता किए बगैर जो है ये एक अटेंशन ड्राइंग लेटर था, ओपन लेटर था, जिसका जवाब आया है। उसका कोई तफसीली जवाब देना तो जाहिर है उनकी स्वाबदीद है। पहले जब पहला लेटर आया था उस दिन भी ये सवाल हुआ था कि जी क्या वो अगर जवाब देंगे या नहीं देंगे, तो इमरान खान ने कहा कि ये मेरा उनका जवाब देने या ना देने से ताल्लुक नहीं है। मैं बतौर वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म, मैं उन चैलेंजेस को आवाम के सामने रखना चाह रहा हूँ, इदारों के सामने रखना चाह रहा हूँ, इदारे के सरबराहान के सामने रखना चाह रहा हूँ, जो पाकिस्तान जिनकी वजह से प्रॉब्लम है और पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालने के लिए उस चीज़ की ज़रूरत है जिसकी तरफ इमरान खान साहब ने उन कोर कॉन्फ्लिक्ट्स का जिक्र किया है। और ये बिल्कुल एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है और बात है कि जब तक इन चीज़ों को एड्रेस नहीं किया जाएगा, इन पे पॉलिसियों की नज़रसानी नहीं की जाएगी, पाकिस्तान इन मुश्किलात से बाहर नहीं निकल सकता। आम आदमी की ज़िंदगी दूभर हो चुकी है, टेररिज्म बढ़ा है केपी और ख़ासकर बलूचिस्तान में, और इन खत के मंदरजात को मुत्तहिदा अपोजिशन ने भी जो है वो सेकंड किया है और उन्होंने इसका हल नए एक फ्रेश इलेक्शन में दिया है, एक आज़ादाना और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के नीचे। इस खत का मकसद उन कॉन्फ्लिक्ट्स को लोगों के सामने रखना था, बजाय इसके कि खत के जवाब देना या लेना, क्योंकि ओपन लेटर है वो तो सबकी तरफ पहुंच चुका है। ठीक है, आपने कहा लेटर जो है वो पाकिस्तान की आवाम के लिए था, समझ आती है। आपने कहा फ़ाज पाकिस्तान के लिए था। फिर एक लेटर जो है वो चीफ जस्टिस को लिखा जाता है, ठीक है, समझ आता है। लेकिन एक डोजियर जो है वो IMF के वफ्द को भी जमा कराया जाता है, उसमें वो ख़त भी अटैच किया जाता है, पटन की रिपोर्ट भी अटैच की जाती है, उसमें दूसरी चीज़ें भी अटैच की जाती हैं और वो IMF के वफ्द को दिया जाता है। पहले भी एक दफ़ा PTI ने इस तरह की कोशिश की थी, जिसकी वजह से
IMF का प्रोग्राम ना डीरेल हुआ था बल्कि जो मिलना था वो भी मिल गया था। एक बैड प्रेस जो है वो चला जाता है PTI की तरफ। आपने फिर तरसीलात का भी एक स्टेप लिया था, लेकिन हमने देखा कि 2 महीने से रिकॉर्ड तरसीलात आ रही हैं। तो ये किस किस्म की हिकमत अमली है, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी और सोच है कि IMF को भी इसमें जो है वो घसीटा जाए और इन्वॉल्व किया जाए? सबसे पहले तो IMF का ये जो डेलीगेशन जो मिशन यहाँ पे आया हुआ है उसमें उनका TOR है रूल ऑफ लॉ, और ये हुकूमत की अप्रूवल से आया है। जो वफाकी हुकूमत ने उस डेलीगेशन को आने की इजाज़त दी, फ्लोर ऑफ द असेंबली पे वज़रा ने इसको तस्लीम किया कि उनकी मजबूरियां हैं, और पहली दफ़ा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से IMF का जो कि एक फॉरेन लोन जो लोनर हैं पाकिस्तान को जो लोन देते हैं उनका मुलाकात हुई है, और ये वफाकी हुकूमत की टेस्ट अप्रूवल से हुई है। सो जहां तक तो बात यह है कि उनको इन्वॉल्वमेंट करने की, तो उसकी तो हुकूमत तो फैसल आपकी आवाज मदार है। हाँ। हुकूमत ह्यूमन राइट वायलेशंस को, हमने ह्यूमन राइट वायलेशन का मुकदमा उनके सामने रखा है। रबिया, ह्यूमन राइट वायलेशन जो है किसी एक मुल्क या एक इलाके या खित्ते का मसला नहीं होती। इट इज अ यूनिवर्सल इशू, स्पेसिफिकली जब आपके मुल्क के इदारे जो हैं उस जो ये हमारा इसको रिजॉल्व नहीं कर सके इस प्रॉब्लम को, और अदालतें भी फेल हो गई और कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मुल्क के अंदर नहीं रह गया, तो हम इस चीज को ना सिर्फ IMF के सामने डोजेज हमने रखा है बल्कि हम दूसरे जो ह्यूमन राइट्स फोरम्स हैं उनके सामने भी ये डोजेज रखेंगे, और ह्यूमन राइट वायलेशंस का इशू जो है इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर उठाएंगे, जहां का पाकिस्तान जो है बैनुल अक़वामी मुआहदों का हिस्सा है, सिग्नेटरी है, और बतौर रियासत उनकी जिम्मेदारी है कि अपने शहरियों को आइन, कानून और इंटरनेशनल फेयर ट्रायल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ट्रीट करे। और हम ये चीज़ जो है हमने उठाई भी है और हम उठाएंगे भी, ये हमारा एब्सोल्यूट राइट है। ठीक जी, बहुत शुक्रिया फैसल, आपने मैं ज्वाइन किया। बिल्कुल आपने बड़े वैलिड पॉइंट्स उठाए अभी ये IMF के हवाले से। माजी में हमने देखा है कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे उन्होंने भी IMF के साथ डील की थी। उस वक्त भी उनके डेलीगेशन आते थे, मेरा ख्याल असद उमर साहब, हफीज़ शेख साहब, बाद में शौकत तरीन साहब, वो सब डील करते रहे, आते रहे। और खान साहब के दौर में भी हमने देखा है कि जनाब के मतलब 3 साबिक प्राइम मिनिस्टर जो थे वो जेल में थे, बल्कि एक सदर साहब भी जेल में थे, शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, नवाज शरीफ साहब जेल में थे, फिर हमजा साहब थे, मरियम साहबा थी, आसिफ अली जरदारी थे, ख्वाजा आसिफ से साद रफ़ीक थे, मिफ्ता इस्माइल थे, ख्वाजा आसिफ, मतलब लंबी एक लिस्ट है। तो उस वक्त भी वो यही इल्ज़ाम लगाते थे कि हमें यहाँ पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार किया जा रहा है, हमारे ह्यूमन राइट्स अब्यूजेज हो रही हैं, अदालतों को मैनेज किया जा रहा है, नया इनका टूल बना हुआ है, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर वो इस तरह का डोजियर, इस तरह की मुलाकात, इसी तरह की चीज़ें अगर वो IMF के सामने रखते तो आपका क्या ख्याल है, इमरान खान साहब या आपकी पार्टी का क्या रिएक्शन होता सर? उसमें फ़र्क है ना रऊफ साहब, क्योंकि ये जो जिन साहबान का आपने नाम लिया है इन सब के खिलाफ केसेस जो हैं PTI दौरे हुकूमत में नहीं बने। जरदारी साहब के खिलाफ केसेस जो नवाज शरीफ ने दर्ज कराए, जरदारी के खिलाफ नवाज शरीफ ने कराए, शाहिद खान अब्बासी वज़ीर आज़म थे जब नवाज शरीफ को पनामा में सजा हुई, और उनके खिलाफ जो केस 2016 के बाद बनने शुरू हुए, आप इनकी डेट चेक कर लें। तो हमारे दौर में सिर्फ एक केस बना है मकसूद चपड़ासी वाला, वो जिसको अभी बंद कर दिया, 1600 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग शहबाज शरीफ और उनके बेटों के खिलाफ जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ ओपन एंड शट केस था, वो एक केस जो है वो हमारे दौर में हुआ। इसके अलावा जो तमाम केसेस थे वो के हमारे आने से पहले थे। ये सारे एक दो केसेस और भी पहले बने, जबकि फैसल में 2 केसेस और भी हैं कंट्रोल किया। नैब को तो बाजवा एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही थी, और उससे पहले जो एस्टैब्लिशमेंट थी नैब, आपको पता है ना, हमारे दौर में हमारे अंडर था। अभी भी हुकूमत अगर ये कहे कि ये चला रहे हैं तो ये रिस्पॉन्सिबल अलकादर में या दूसरे जो केसेस में सजा दी है, आपको भी और मुझे भी पता, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि ये सजाएं जो हैं कंकॉक्टेड केसेस कहाँ से बने, किस तरह से ट्रायल हुआ और किस तरह से सजा हुई। अच्छा सर जी, आपने कहा केसेस पहले के बने हुए, वो बात आपकी ठीक है, पनामा के केसेस जो थे वो बने हुए थे, नैब इन्हीं के दौर में ऑपरेट भी कर रहा था, फिर मान लिया जी बड़ा वो इंडिपेंडेंट नैब था और वहाँ पे कोई हैंकी पैंकी नहीं थी। लेकिन 2 केसेस और भी थे मेरा ख्याल है, जो ख्वाजा आसिफ साहब पे केस जो बनाया गया था आर्टिकल 6 का बगावत का, वो कैबिनेट की बाकायदा अप्रूवल आई थी, समरीज आई थी और खान साहब ने अप्रूवल दी थी। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब गिरफ्तार हुए थे, नंबर 1। उसके बाद एहसन इकबाल साहब पे जो केसेस बने थे वो भी उन्हीं के दौर में बने थे। मेरा ख्याल साद रफ़ीक साहब पे जो बने थे वो भी वही थे। 16 बिलियन रुपीज़ वाला बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो शहबाज शरीफ साहब और इन पे था, बड़ा स्ट्रांग केस था। ये एग्री विद जो FIA के पास जो इन मनी लॉन्ड्रिंग की चीज़ें थी। लेकिन ये तो 3-4 केसेस जो खान साहब के दौर में थे, और कुछ 70-80% अपोजिशन जो है उस वक्त की
वो तो जेल में थी सर खान साहब के, और खान साहब पूछते थे कोई बचते नहीं कि मैंने 10,000 कोई बंदा बच गया तो उन्होंने भी पाई है जेल। तो सर जी वो तो नहीं, ये भी देखे ना, ये भी गलत बात है। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ को सजा तो पहले हो गई थी, खाकान अब्बासी उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म बने। इसी तरह से जो बाकी लोग थे, ये जो सारी सजाएं इनको, ये तो कॉन्विक्ट थे, मरियम बीबी भी कॉन्विक्ट थी, उनको अदालत से सजा हुई थी, नवाज शरीफ को भी सजा हुई थी, और जो जरदारी साहब 2 साल वो हॉस्पिटल में रहे। सर ये खकान अब्बासी साहब तो वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी से सीधे जेल में गए हैं, तो उन पे केस जो था वो तो रिओपन किया गया या उनकी जमानतें कैंसिल कराई गई खान साहब के दौर में। वो तो वज़ीर, तो सर वो नैब ने जब वो निगरान दौर था उस वक्त, उससे पहले के केसेस है ना, मैं वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे दौर में जो केस बना वो एक, हाँ वो केस मैं बिल्कुल समझता हूँ गलती थी राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ, और उस वक्त भी मैंने और हमने ये बिल्कुल कहा था के अंदर से भी आवाजें उठी, और राना सनाउल्लाह साहब के साथ जो केस बनाया गया वो ज्यादती थी, सरहद जाती थी। लेकिन ANF के जो उस वक्त जनरल साहब थे, उनको कैबिनेट में क्रॉस क्वेश्चन किया गया, वो अब कहाँ है ऑफिसर? राना सनाउल्लाह साहब की हुकूमत करें जो कुछ करना। मजे की बात है राना सनाउल्लाह साहब आपने अच्छा किया, दैट्स योर फेयरनेस, दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट यू, कि आपने खुद नाम ले लिया, शायद मेरे जहन में नहीं था। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने हमारे शो में कहा था कि जिस मेजर जनरल साहब थे या जो भी थे जिन्होंने उन पर केस बनाया था, उनके बेटे जो हैं वो आर्मी में थे, उनको वहाँ से कैप्टन थे वटेवर, उनको सीधा इमरान खान साहब ने इंडक्ट किया था सिविल सर्विस में, उनको एज ए रिवार्ड के तौर पर, ये रिकॉर्ड पे कह चुके हैं, कहते हैं कि उनके बेटे को ये खान साहब ने वहाँ से DMG ग्रुप में लाए थे और उनको अकोमोडेट किया गया था। अगर ये खान साहब का नहीं था रोल इसमें, जो कि नहीं होगा मान लेते हैं, तो फिर उनके बेटे को जिस जर्नल ने बनाया था, उनको बेटे को कैसे CSS में इंडक्ट किया गया आर्मी से लाकर? सर क्या वो वाइस जनरल है जिनके बेटे CSS में इंडक्ट हुए हैं? क्या आपके पास नाम है तो भाईजान बताए ना, हमें तो उन्हीं एक का पता है, कोई 2-4 आप ही बताए ना ब्रदर। आप जाके पास जो इस वक्त ब्यूरोक्रेट्स हैं सबके साथ देख ले, किसी के साथ फैसल आपकी आवाज कट रही है, मेरा ख्याल थोड़ा सा ब्राउजिंग में उनका, क्योंकि वो स्काइप पे हाँ। अब दोबारा सर जी जरा थोड़ा सा वो टिप आ जाएगा। आई एम सॉरी आवाज कट गई थी, दोबारा मैंने कहा जी कि ये इसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं होता। CS के इंडक्शन जो होती है वो CSS के थ्रू एग्जाम होते हैं, वहाँ पे होती है, और उसमें किसी भी वज़ीर-ए-आज़म का या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का कोई लेना देना नहीं होता। ये कानूनी तौर पे गलत बात है। अच्छा सर जी थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये अभी आपने बात की, लेटर की बात की, क्योंकि आप खुद वकील हैं, बड़े माशाल्लाह यू आर बिग गन, और जब आप किसी को नोटिस भेजते हैं सर, आप भी भेजते होंगे, आपके क्लाइंट्स को भी आते होंगे, अदालतों से जाना जो भी हो समन जाए वटेवर, बकायदा रिसीव कराए जाते हैं, कोई उसको रजिस्टर्ड पोस्ट किया जाता है, कोई एड्रेस लिखा जाता है किसी बंदे के नाम पे, सम्मान हो लेटर हो जो भी हो। आपने क्योंकि ये लेटर आपने आगे डिस्क्लोज किया, इमरान खान साहब ने आपके साथ डिस्कस किया, आपने बताया, तो कोई ये पोस्ट किया गया GHQ के एड्रेस पे जनाब से मुनीर आर्मी चीफ, और नीचे GHQ पिंडी लिख के कोई वहाँ रिसीव कराया गया, कोई TCS किया गया हो, कोई रजिस्ट्री की गई हो, कोई डाखाना यूज़ किया गया हो, या जस्ट मतलब अगर TV कैमरों के आगे कह दिया गया इट वॉज एनफ? कोई लेटर आपने भेजा, पोस्ट भी किया जनरल साहब को? सर नहीं, मैं क्लासा साहब जो इस वक्त ओपन लेटर है जो कि एक्स पोस्ट पे आया है, और इसके जो लेटर के कंटेंट्स हैं कल मैंने उसमें कुछ रिवील किए। इमरान खान साहब की दाद के मुताबिक तो मैं मीडिया के ऊपर ये रिवील करता हूँ जब उनकी फैमिली के मोस्टली नहीं होते, तो वो किया है। बाकी ये जो आजकल डिजिटलाइजेशन का दौर है, ओपन लेटर है, सीक्रेट लेटर तो है नहीं। ओपन लेटर तो मैंने जिसका मैंने कहा अगर सीक्रेट लेटर लिखना होता और एड्रेसेस करना होता फिर तो एक और बात थी। ये तो ओपन लेटर फॉर पब्लिक कंजम्पशन के लिए आपके मेरे लिए, हम सब पाकिस्तानियों का मसला है ना, पाकिस्तान का मसला है। कोई इमरान खान के अपने जाती केसेस या पार्टी का मसला तो है नहीं, इसलिए जो है वो क्लोज लेटर नहीं है, ओपन लेटर है। सर एक बात बताएं, आवाम की बिल्कुल खुला खाता है तमाम दुनिया के लिए। फैसल भाई आप एक वकील हैं, मेरा ख्याल है, मैंने अगेन पिछले दिन हम सब में से कोई अदालतों में आता जाता रहता है किसी न किसी केस हवाले से, क्या अदालतें इस बात को मानती हैं? कल को कह दिया जाए जी मैंने ट्वीट करके समन करके बता दिया था, रऊफ के खिलाफ समन थे, हमने ट्वीट कर दिया था, तो रऊफ को पता चल गया होगा क्योंकि ओपन था, तो ये चीज तो नहीं मानती अदालत। तो आपसे एड्रेस मांगती है, आपसे रसीद मांगते हैं, आपने रसीद करवाया। इसमें बुनियादी फर्क समझा देता हूँ। वो जो समन या नोटिस जो आप मिसाल दे रहे हैं वो अदालत में एक दो पार्टियों के दरमियान, यानी फैसल वर्सेस रऊफ क्लासरा होगा या स्टेट वर्सेस रऊफ क्लासरा होगा, तो वो नोटिस आपको जाएंगे। लेकिन अगर बनाम सरकार बनाम अवामुन नास होगा
तो उसका अखबार में नोटिस जाता है, एक आपने ओपन अखबार में दिया कोई तो मतलब अखबार या ट्विटर में कोई आजकल फर्क नहीं, आजकल तो सब कुछ इंटरनेट पे होता है ना। अच्छा सर जी ये बताएं, बाय द वे आपको अगर व्हाट्सएप पे नोटिस आ जाए तो वो आपने रिसीव कर लिया हो तो वो सर्विस हो जाती है। आपने चीफ को फिर वो कहें कि मैं तो ट्विटर यूज नहीं करता। काम है क्लासरा साहब विच आर अबव माय पे स्केल, वो आप भी समझते हैं, आपके और मेरे, कोई और सवाल कर लो। अच्छा ये बताएं सर, अगली बात है, अगले जाते हैं। आप जब ये कहते हैं हमने ओपन लेटर लिखा तो ये थोड़ी सी, नो ऑफेंसेस प्लीज, जस्ट माय क्वेश्चन, तो ये थोड़ी सी नॉन सीरियस नहीं हो जाता बंदा कि आप एक लेटर लिख रहे हैं, बड़ा सीरियस मामला है, एक साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लिख रहे हैं, आप इतने बड़े माशाल्लाह उनके तर्जमान और एक वकील हैं, तो आप उनको लेटर लिखने के बाद कहते हैं हमने उनको लेटर लिखा है और उनको रिसीव हो जाए वट एवर बाद में आप बता दें, ये थोड़ी सी नॉन सीरियस अप्रोच नहीं हो जाती कि आप एक लेटर है ट्विटर पे डाल दें और उन्हें कहें जनाब के फलां बंदे का नाम हमने लिखा है, वो खुद भी समझ लें हमने उनको लिखा है। अगर मेरी और आपकी तरह कोई शख्स आजाद हो और बनीगाला बैठ के अगर वो ये बात करें तो फिर तो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अगर एक शख्स जो है 20 महीने से तकरीबन जेल में कैद है और उसको आप जो है सॉलिटरी में भी रख लेते हैं, आप उसको डोज देते हैं, आप उसके सेल बंद कर देते हैं, आप उसके सेल की बिजली बंद कर देते हैं, आप उसको जो है 24 घंटे के लिए सेल में मुक़य्यद कर देते हैं और इस किस्म की बातें करते हैं, तो फिर आपका जो ये सवाल है ये शायद इतना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि आप उन हालात को यकसर नज़रअंदाज कर रहे हैं जिसमें इमरान खान साहब हैं। वहाँ पे मुझे बतौर वकील मैं अपने नोट्स जो अदालत में लिखता हूँ वो बाहर नहीं लेके जा सकता, बाहर से नोट्स लेके अंदर नहीं लिख सकता, मेरी तलाशी होती है, मेरी फाइलें जो है परूज की जाती हैं, एक एक सफ़ा पढ़ा जाता है और मेरे जो बाज़ मेरी अर्जियां होती हैं वो स्कैन होके कहीं भेजी भी जाती हैं बाय द वे। अब फैसल भाई इसके बावजूद इकोनॉमिस्ट में भी खान साहब का आर्टिकल उनके नाम से छप जाता है, फिर टेलीग्राफ में भी छप जाता है, दुनिया के 2-4 अल जजीरा में भी छप जाता है, फिर ट्विटर पे भी उनका सारे का सारा इतनी बड़ी पोस्ट आ जाती है। तो अगर आपकी भी तलाशी होती है, जो आप उनके मिलते हैं, वकील हैं, अटारनी, तो ये सारी चीज़ें जेल से कैसे निकल रही हैं सर? कैसे फिर कागज़ कलम दवात और सारी चीज़ें, क्यों मेमोरी की बुनियाद पर तो इतनी सारी चीज़ें नहीं हो सकती कि आप कोई 1200-1400 वर्ड्स के आर्टिकल लिख दें, इतना बड़े बड़े पीस लिख दें, एटलीस्ट यू नीड सम पॉइंट्स। तो ये कैसे वहाँ से जेल से लीक हो के दुनिया भर के प्रेस में छपते हैं सर खान साहब के आर्टिकल? मैं पता करके बताऊंगा, मुझे अभी पता नहीं, क्योंकि जेल का इंतजाम मेरे ज़ेरे इंतजाम नहीं है। अच्छा, आखिरी इतलात के मुताबिक वो पंजाब हुकूमत के नीचे थी। ओके राइट सर। अच्छा सर ये बताएं, आप जब लेटर लिखते हैं आर्मी चीफ को, आप उनसे आर्बिट्रेशन चाहते हैं कि हमारी कुछ सालसी करें, क्योंकि आपने कहा कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात की कि इदारे नहीं है, बिल्कुल फेयर इनफ, आप उनको एज ए पार्टी समझ के लेटर लिखते हैं कि यू आर पार्टी टू द प्रोसीडिंग, खान साहब के अलावा जो कुछ भी हो रहा है आप लोगों की वजह से हो रहा है, लिहाजा आपके हम एड्रेस करेंगे। नंबर 1, जो खान साहब भी कहते रहते हैं कि इस मुल्क में एक ही बंदा है वही फैसले करता है, आप उनको न्यूट्रल समझते हैं कि क्योंकि आप न्यूट्रल हैं, पाकिस्तान का माजी का आपसे बेहतर कौन जानता है कि हमेशा अपोजिशन हुकूमत लड़ती थी तो फिर आर्मी चीफ आके आर्बिट्रेशन कराते थे, जैसे आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब की और जना शाह खां की, अगर सॉरी शाह खां साहब की जना काकड़ साहब ने कराई थी, बाद में भी हमने देखा 2-4 दफ़ा इस तरह चीज़ें हुई हैं। आप उनसे आर्बिट्रेशन चाहते हैं, उनको न्यूट्रल समझते हैं या उनको पार्टी समझते हैं कि मसले का, क्योंकि अगेन आपकी वजह से पैदा हो रहे, हम आपको लेटर लिख रहे हैं, आप हल करें, आप उनको किस इसमें देखते हैं? जो 3 मैंने आपको बताया सर, कि आर्बिट्रेशन है, न्यूट्रल है या वो पार्टी है इस पूरे प्रॉब्लम में? मैं इनको चौथा कैटेगरी में समझता हूँ। हम उनको चाहते हैं कि वो न्यूट्रल हो जाएं और मुल्क में जो मामलात हैं अवाम के मैंडेट के मुताबिक चलें और जो अवाम की असल हुकूमत है वो वापस आए या एक नया रास्ता निकाला जाए और एक आज़ाद फ्रेश इलेक्शन कराए जाएँ ताकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए और उसके जो नतीजे में मुआशी जमूर टूटे। पाकिस्तान में टेररिज्म खासकर केपी और बलूचिस्तान में जो बहुत बढ़ गया है उस पर एक मुंतखब हुकूमत दे। और हम जो आज आपने इमरान खान साहब के लेटर में जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, डीप स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स का जिक्र पड़ा है जो कि काफी पेनफुल प्रोसेस है और वो वही हुकूमत कर सकती है जिसको अवामी तायद हासिल हो। और अवामी आर्मी चीफ साहब ने तो बड़ा उन्होंने जवाब दे दिया है, उन्होंने कहा आपके नॉन ऑफ माई बिजनेस के खान साहब मुझे लेटर लिखें या मैं पढ़ूं, लिखना है तो आएगा तो मैं उसको आप कैसे देखते हैं? खान साहब कैसे रिएक्ट करेंगे इस बात को? क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कि वो मतलब अर्दली वाली बात, तो कठपुतली वाली बात, वो आर्मी चीफ ने भी आज ज़रा सख्त भी मेरा जवाब दिया है। हाउ डू यू सी दैट सर? उन्होंने कहा इट्स नॉन ऑफ माई बिजनेस कि मुझे लेटर लिखें या वो लेटर पढ़ूँ मैं।
चले उन्होंने एक जवाब दिया है, तो आपका ख्याल है? पहले जवाब तो नहीं आ रहा था, अब पहले सिक्योरिटी राय से आया था, जवाब आ गया। मुबारक हो वैसे आपको, आपकी कामयाबी है। जवाब देना या दें, आप ज़ाहिर किसी को, आई एग्री विद यू, ये कामयाबी आपकी मर्जी है। आई एग्री विद यू, आपकी कामयाबी एटलीस्ट आपने आर्मी चीफ साहब की खामोशी थी ना वो तोड़वाई है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच फैसल फॉर ज्वाइनिंग अस। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे दिल्ली इलेक्शन पर, जहां पर दिल्ली में 10 बरस की हुकूमत के बाद आम आदमी पार्टी को शिकस्त हुई है। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। दिल्ली इलेक्शन में एक बड़ा अपसेट देखा गया। दिल्ली में 10 बरस की हुकूमत के बाद मकबूल आम आदमी पार्टी को बीजेपी के हाथों शिकस्त हुई। इस पर हम तफसीलन बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार गिलानी साहब, सीनियर इंडियन जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इफ्तिखार साहब, जरा तफसील से बताइएगा, इतने सालों हुकूमत करने के बाद आप पार्टी को आज बीजेपी के हाथों शिकस्त हुई। ये वही पार्टी है, आप पार्टी जिसने मुतबादिल सियासत का जो है वो कॉन्सेप्ट पेश किया था और अवाम ने उसको कबूल किया था, लेकिन आज एक दफ़ा फिर एक रिवायती पार्टी बीजेपी को जो है उसने रिप्लेस कर लिया है आप पार्टी को। क्या वजह बनी है जवाल की? देखिए, वजह सिर्फ ये बन गई कि जो ये अनकन्वेंशनल पार्टीज़ हैं, जब पावर में आ जाते हैं, पावर में वो जो ख्वाब उन्होंने दिखाए होते हैं तो वो ख्वाब पूरे नहीं होते हैं। कोई नए हकीकत बिल्कुल डिफरेंट होती है। जिस तरह से जो है एक जो पीरियड था इनका, जिस वक्त ये पावर में आ गए थे, अगर आपको याद होगा, ये वो पीरियड था जो अरब स्प्रिंग का पावर था, पीरियड था। और ये मिडिल क्लास, ख़ास तौर पर जो मिडिल क्लास जो है, जो रिवायती पार्टियों से बिल्कुल एक ऊब चुका था, उनसे बिल्कुल नफरत करने लगा था, उसके लिए एक तरह से एक कह सकते हैं एक ताज़ा हवा का झोंका था आम आदमी पार्टी, जो कि एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन की एक मूवमेंट थी, उससे ये उभरी थी ये पार्टी। लेकिन बाद में जब पावर में आ गए, पावर में जब पहले जो है आपको ये अरविंद केजरीवाल का जो मुझे आईडी पता मालूम है, जब जब वो जद्दोजहद कर रहे थे पार्टी बनने से कबल ही, जब वो हमारे मीडिया के ऑफिसेज में कभी कभी आ जाते थे, तो उनको जब बिल्कुल दिल्ली की जो है उस वक्त मेट्रो भी नहीं थी, बसों में घूमते थे, बसों में चलते थे, और मेरे ख्याल में देखता था उसको वो हवाई नैलान चप्पल पहनते थे वो। लेकिन यही अरविंद केजरीवाल जब चीफ मिनिस्टर बन गए, चीफ मिनिस्टर बनने के जो पहला पीरियड उनका रहा था सिर्फ 49 डेज का था। उसके बाद जो पीरियड रहा उनका, जब उन्होंने बिल्कुल एक ब्रूट मेजॉरिटी जब हासिल की 2 बार, तो ब्रूट मेजॉरिटी ही मेरे ख्याल में जो है उनके लिए जो है एक तरह से कातिल साबित हो गई। उनका जो पूरा रहन सहन तब्दील हो गया। उन्होंने जो है पहले तो उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल घर नहीं लूंगा और कोई वजीर घर नहीं लेगा जिसका अपना घर है दिल्ली में। तो उन्होंने 5 बेडरूम के वो 2 डुप्लेक्स घर ले लिए। और फिर जो है जिस वक्त कोविड चल रहा था, उस वक्त एलिगेशंस हैं कि उस वक्त उन्होंने उसकी रेनोवेशन इस हद तक की, तकरीबन 5 करोड़ रुपए जो है उसके पर्दों और कालीनों पर खर्च हुए। वो उसके जो है सोने के वो जो कली किए हुए जो है वो नल लगाए गए, वहां पर जैकुजी लगाया गया। तो इस तरह से जो है, इस तरह जिस ख्वाब को देखकर, जिस मैसेंजरिज्म को देखकर लोगों ने उनको वोट दिए, बिल्कुल उसका उलट वो साबित हो गए। और फिर दूसरी चीज ये है कि अगर इस वक्त आप दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई ऐसी चीज पिछले 10 सालों में इन्होंने नहीं बनाई जिस पर उनकी मोहर होती, जो कह सकते थे कि उन्होंने हाँ बिल्कुल जो ये मोहल्ला क्लिनिक्स और जो इलेक्ट्रिसिटी की बिल्स को कम करा दिया उनको। लेकिन एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर हैसियत के हवाले से दिल्ली तो बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर का शहर माना जाता है। मुगलों के ज़माने से जो भी बादशाह वहाँ पर आया है अपनी एक छाप छोड़ जाता था। कोई लाल किला बनाता है, कोई ताजमहल, कोई दिल्ली की जामा मस्जिद बनाता है। शीला दीक्षित जब चीफ मिनिस्टर थी उसने मेट्रो बनाई दिल्ली की, उससे जो बिल्कुल कल्चर तब्दील हो गया दिल्ली का। वो नेटवर्क्स जो फ्लाईओवर्स का एक जाल बिछा दिया उसने। लेकिन कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आप नहीं कह सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 सालों में दिल्ली को दिया हो या दिल्ली में बनाया हो। तो ये बताइएगा इफ्तिखार साहब, ये इनकी अपनी कैपेबिलिटीज का फेलियर था या आपको लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ जो रोल है वो जो मरकजी हुकूमत से एक टकराव रहता है वो भी एक वजह बना है इनके लिए? इफ्तिखार साहब, आप हमारे साथ हैं? बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ जी। मैं आपसे पूछ रही थी कि आपके ख्याल में ये जो भी प्लान्स जो वो नहीं कर सके दिल्ली के लिए, ये इनकी अपनी कैपेबिलिटीज का फेलियर था या जो मरकजी हुकूमत के साथ एक टकराव रहता है और जो रुकावटें वहां से आती हैं वो भी एक वजह बना है?
एक सबसे पहले जो है ना इनकी जेनेसिस आप समझ लें। पहले जो आम आदमी पार्टी की जो जेनेसिस हुई थी, ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन की एक मूवमेंट थी, उठी थी। और मूवमेंट उठी थी उस वक्त जो है कांग्रेस की 10 साल की हुकूमत थी और आए दिन स्कैम्स पर स्कैम, जो खासतौर पर जो दूसरा पीरियड था कांग्रेस का 2009 से 2014 तक, स्कैम्स आफ्टर स्कैम्स जो है बस्ट होते थे आए दिन। उसके खिलाफ जो है एक गुस्सा था लोगों में, और गुस्से को उस वक्त, और इसी दौरान एक और चीज भी थी कि जो अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी थी ये मुतवातिर इलेक्शन हार रही थी एल.के. आडवाणी के अंडर, मुतवातिर इलेक्शन हार रही थी। लिहाजा उस वक्त एक आरएसएस जो है, जो कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बीजेपी जिसकी पॉलिटिकल विंग है, उनको उस वक्त लगा कि हम किसी की बीजेपी के और एल.के. आडवाणी के होते हुए हम किसी भी सूरत में कांग्रेस को कभी टक्कर दे नहीं पाएंगे। तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन तो उस वक्त मूवमेंट तो उठी थी, उसमें सभी नजरिए के लोग थे, उसमें राइट भी थे, लेफ्ट भी थे, सेंट्रिस्ट भी थे, सभी थे। तो उसको उन्होंने सपोर्ट किया और उसको जो है खासी मदद पहुंचा दी। लेकिन जब सितंबर 2013 में बीजेपी ने एल.के. आडवाणी को बिल्कुल किनारे करके नरेंद्र मोदी को एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बना दिया, तो आरएसएस ने फिर इनसे हाथ खींच लिया। लेकिन तब तक जो है इनको इतनी इस हद तक मकबूलियत हासिल हो गई थी, इस हद तक कैडर हासिल हो गई थी कि दिल्ली का तख्त जो है, दिल्ली उन्होंने पावर तो ले ही लिया था। लेकिन नेशनली ये बिल्कुल नेशनल उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उस पर बिल्कुल नाकाम हो गए। नाकाम इसलिए हो गए, कोई कार्डर नहीं था। कार्डर जो भी था वो सिर्फ और सिर्फ था, वो सिर्फ एक मूवमेंट थी, सिविल सोसाइटी की मूवमेंट थी, वो एक पॉलिटिकल कार्डर में तब्दील करने में ये नाकाम हो गए। दिल्ली में इस हद तक लोगों ने उनको पजीराई बख्शी कि दिल्ली में लोगों को था कि ये शायद दिल्ली के मसाइल को, और दूसरा को हल, दिल्ली चूंकि मिडिल क्लास का एक गढ़ है, इस अर्बन एरिया था, तो और मिडिल क्लास जो है आज का, इसकी एक इमेजिनेशन डिफरेंट होती है रूलर की। उसको वो रूलर चाहिए वो जो उसको अपने जो जिसके साथ जो उसको एक्सेसिबल हो, जो उसको जो है जिसके साथ रोज का रोज मिल सके, जो उसको वो रूलर नहीं जो बिल्कुल एक शीश महल में बैठता हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या सबसे किया, जब ये इनकी गवर्नमेंट आ गई, बिल्कुल अगर कुछ महीने के बाद ही उन्होंने सेक्रेटरीट प्रेस के लिए बंद कर दिया, प्रेस को आना जाना सेक्रेटरीट में बंद हो गया। ये बिल्कुल एक शॉक था सबके लिए। अच्छा। और यही शॉक जो है करते करते जो है इस वक्त अब इस हद तक पहुंच गया, जो मरकजी हुकूमत के साथ, सबसे पहले जो है मरकजी हुकूमत के साथ आए दिन के टकराव भी थे, उसकी वजह से भी दिल्ली के बहुत सारे काम रुक गए। दिल्ली में 30% के करीब आबादी जो है गैर अनएथोराइज्ड कॉलोनीज में रहती है। उनको एथोराइजेशन जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन शीला दीक्षित की जब गवर्नमेंट थी उसके लास्ट फेज में एथोराइजेशन तकरीबन तय थी। उन तक 1200 के करीब कॉलोनीज थी, उनको एथोराइज करना था। आपने बड़ा तफसील से बताया कि सवाल मैंने कहा मैं भी जरा पूछ लूं, क्योंकि मैंने आज आपको बड़ा खूबसूरत रिपोर्ट लिखी आपने, वेरी वेरी कम्प्रिहेंसिव है, मस्त से फेसबुक पे जो आपने शेयर की। आपने उसमें लिखा कि आप वहाँ पे जब अगर जर्नलिस्ट थे, दफ्तर में थे, तो आपको एक दिन एडिटर ने, मेरा कहता तहलका.com वगैरह जो हैं, उन्होंने बुला के कहा कि साहब है इनकम टैक्स से इनका तलो कह रहे हैं, इन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया, इस फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन, स्टोरी है इनके पास, आप उनसे मिले, काम से आदमी उनके बल्कि पैरों में आप बता रहे थे चप्पल पहनी हुई थी, आप उनको शायद छोड़ने तक गए कि नीचे की शायद गाड़ी होगी इनके पास, इनकी बीवी भी जॉब करती है, ये भी करते हैं, पता चला जनाब ये तो बस पे है इनके, और आपने फिर उनको अड्डे पे भी छोड़ा। ये सारी आपने चीज़ें बताई और फिर आपने बताया कि इतने वो मतलब उनके हालात थे फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन और जो आपने सारी मूवमेंट है। आखिर पे आप लिखते हैं कि अब हालत ये है उनकी कि वो खुद इतने बड़े घरों में शिफ्ट हुए हैं और उनके पास अपने घर हैं, और अभी जो आपने बताया है, और प्लस जो पिछले साल हमने देखा उसका लिकर का या शराब के जब वो दिए जा रहे थे, कंट्रैक्ट हो रहे थे, न्यू पॉलिसीज बन रही थी और बहुत बड़ी मैसिव उन पे करप्शन के इल्ज़ामात लगे। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुश्तरका अलमिया है कि करप्शन के अगेंस्ट आप राइज करते हैं, फाइट करते हैं, लोग आपके पीछे खड़े हो जाते हैं, आम आदमी आम पार्टी के पीछे, एंड एट द एंड ऑफ द डे आप भी उसी रंग में रंगे जाते हैं, आप भी करप्शन करते हैं, आप भी स्कैंडल में। सो लोगों की मायूसी हुई है कि ये भी उसी तरह के सियासतदान निकले, हमें चूना लगा के खुद करोड़पति बन गए, घर ले लिए, और जिनके पाँव में चप्पल नहीं थी बकौल आपके, आज वो इतने बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं। सर नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली उन्होंने बिहेव ही ऐसे ही किया जिस तरह, अगर वही कह रहा हूँ कि मिडिल क्लास जो है एक ऐसे हुक्मरान को चाहता है जो उनके आसपास हो, उनके आसपास खड़ा हो, जो उनकी तरह का हो,
न कि वो, और लेकिन ये जो है ये खुद जो है ये बिल्कुल इनएक्सेसिबल हो गए। और दूसरे सबसे अहम चीज़ जो आपने जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई, इसकी एक वजह है। इसका वजह है जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमने चूज किया है इंडिया और पाकिस्तान ने, इसमें इनहेरेंट करप्शन है। एक पार्लियामेंट की सीट के लिए जो इंडिया में तकरीबन 20 लाख के करीब वोटर हैं, और 20 लाख के करीब वोटरों को पहुंचाने के लिए जो है आपके पास करोड़ों रुपया चाहिए आपको। वो कहां से ले आएंगे वो? गोवा, यहाँ पर भी इल्जाम उनका यही है कि इन्होंने जो है गोवा में जो पैर फैलाते थे, गोवा में उनको इलेक्शन लड़ना था, उसी वक्त ये लिकर स्कैम हुआ। उन्होंने एक प्राइवेट ठेकेदारों को ये दे दिए, ये जो लिकर की दुकानें हैं उनको दे दी, और उनसे जो एलिगेशंस हैं कि उनसे खूब पैसे ले लिए, और पैसे जो है वहाँ पर गोवा में इलेक्शन में इस्तेमाल किए गए। चाहे उन्होंने अपने ऊपर इस्तेमाल किए या नहीं किए, लेकिन इलेक्शंस हमारे यहाँ बहुत ही कॉस्टली अफेयर होता है। एक प्राइम मिनिस्टर की अगर रैली होती है इंडिया में, उसमें 15 से 18 करोड़ रुपए एक रैली के ऊपर खर्च हो जाता है। लिहाजा अगर 20 लाख के वोटर्स को अगर आप सिर्फ एक पोस्ट कार्ड भी लिख दें, लिखना चाहें, वही तकरीबन करोड़ों में हो जाता है। अच्छा, मुझे इफ्तिखार एक बात बताएं, आपकी बात समझ में आ रही है। आप ये बात बताएं कि अब लोगों का ट्रस्ट एक ब्रेक हुआ है कि इन्होंने अगेंस्ट कांग्रेस, अगेंस्ट बीजेपी, उन्होंने एक आम आदमी को, जो आप बता रहे थे पाँव में चप्पल पहन के आपके दफ्तर आए थे और गाड़ी तक नहीं थी और आप उनको छोड़ने गए थे बस स्टॉप तक, चले अपने घर तक पहुंच सकें, उन्होंने ट्रस्ट किया, उन्होंने जो अगेन ट्रेडिशनल पावरफुल वो पार्टी से उनको डिफीट किया, तो उसके बाद कितना अर्सा मजीद लगेगा? ये तो अगेन इनको टाइम लगेगा अपना ट्रस्ट रिगेन करने में। अगर ये लोग भी ये काम कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, माल बना सकते हैं, और ट्रांसपेरेंसी को कंप्रोमाइज कर सकते हैं कि साफी एंटर भी नहीं हो सकते, किसी को पता ही ना चलेगा हम क्या वारदातें डाल रहे हैं, आम आदमी का कितना ट्रस्ट वहां पे आम पार्टी से वो हुआ है? वो तो हमें नजर तो आया है, लेकिन कितना अरसा लगेगा दोबारा इनको अपना ट्रस्ट रिगेन करने में लोगों का, या इट्स ऑल ओवर? मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है ये ट्रस्ट वापस रिगेन करा। लेकिन इस इलेक्शन में जो है लोगों ने कोशिश की, लोगों ने जो है ना उनको, अगर आप देखें कि वोट परसेंटेज बीजेपी और आम आदमी पार्टी का 2% ही है, बिल्कुल डिफरेंस इतना ही है। लेकिन यह है कि वजह उसकी सबसे ये है कि लोगों को जो है एक बहुत इंतहाई मायूसी हुई है। अगर आप देखें, इसलिए किसी दूसरी जगह पर जो है पंजाब में उनको बिल्कुल पावर मिल गया था, लेकिन पंजाब की भी सिचुएशन जो है, पंजाब में भी जिन हालात से 2-4 हैं, उन्होंने ये सजा जो है इफ्तिखार उन्होंने केजरीवाल साहब को दी, क्योंकि खुद अपनी सीट हार गए। लगता तो ये कि गुस्सा उनको आम पार्टी से ज्यादा जो है केजरीवाल साहब पे, कि भाईजान हमने आप पे, केजरीवाल पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा था, क्योंकि जब ये खुद जेल में गए थे तो जाहिर सी बात, ये तो एक डायनास्टिक पॉलिटिक्स के अगेंस्ट खड़े हो गए थे। लेकिन जब जेल में गए थे तो उन्होंने बहुत बड़ी कोशिश की अपनी उनकी जो अहलिया है उनको आगे लाने के लिए, उनको सामने लाने के लिए, लेकिन उस पर उनको जो है पार्टी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है अपोजिशन का सामना करना पड़ा, तो उसको फिर वो ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं कर पाए उनकी लेकिन इस तरह की, मतलब इस तरह का माइंड सेट। लास्ट क्वेश्चन इफ्तिखार, आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपने दिल्ली में रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत बड़े अरसे से वहीं पे हैं और सारी चीज़ें आपने देखी हैं, केजरीवाल साहब ने इस वक्त सुकून का सांस लिया होगा कि जनाब के ठीक है, घर शहर बना लिए, 10 साल रूल कर लिया, आम आदमी से जूते में मतलब पाँव में चप्पल तक पहनते थे, सब कुछ कर लिया, लिकर पॉलिसी वगैरह सब कुछ हो गया, पैसा शैसा घर बार, ठीक, अब सुकून सांस लेते हैं 4-5 साल। या आपका ख्याल ही माइट बी वेरी एम्बेरेस्ड कि यार ये क्या हुआ, मेरे साथ बैठे बैठाए हमारे नीचे से क्लीन खींच लिया गया, लोगों ने मुझे भी हरा दिया, वोट नहीं दिया। वो इस वक्त अगर वरीड होंगे, परेशान होंगे, या सुकून का सांस ले रहे होंगे कि बस यार बड़ी बात है, आम आदमी था, मैंने 10 साल वजीर आला रहा और मैंने क्या करना था, बच्चे की जान लेनी थी क्या? फिलहाल तो अभी इस वक्त कोई इलेक्शन आगे है ही नहीं। अभी 2028 में इलेक्शन, वो लोकसभा के इलेक्शन है, 2029 में, 2030 में फिर दिल्ली के इलेक्शन होंगे। अभी तो कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है कि जहां पर अभी केजरीवाल कोई अपना जलवा दिखा सके। लेकिन ये भी बता दूंगा आपको, केजरीवाल को जितना हम जानते हैं, ही इज अ फाइटर। अगर ये हो सकता है शायद ये, अगर ये वापस अपनी रविश पर आ जाए, वापस अपनी दुनिया में आ जाए जिस दुनिया में ये था, और हो सकता है शायद लोग उसको फिर दोबारा पजीराई बख्श सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की भी कोई इतनी ज्यादा अच्छी सूरत हाल नहीं है इंडिया में बतौर अपोजिशन, और खास तौर पर दिल्ली में। बहुत शुक्रिया आपका, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते रहेंगे, बहुत आपसे अच्छी गुफ्तगू रही सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इफ्तिखार। थैंक यू सो मच इफ्तिखार साहब फॉर ज्वाइनिंग। एक ब्रेक ले लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। क्लासर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अरविंद केजरीवाल आप पार्टी के जो है वो वहाँ से हार गए, अपनी सीट भी हार गए हैं और 10 साल बाद हुकूमत करने के बाद दिल्ली में अब लोगों ने, आवाम ने बीजेपी को जो है वो चूज़ किया है। इट्स ए ह्यूज एम्बैरेसमेंट मेरा ख्याल केजरीवाल साहब के लिए कि 10 साल का वज़ीर आला जो है खुद अपनी सीट हार जाए, इससे बड़ी बिग एम्बैरेसमेंट हो सकती है, नंबर 1। दूसरी बात यह है, मुझे याद है वो भी अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के एक जैसे ही मतलब है हमारा माहौल है, डीएनए तो मतलब सोच अप्रोच मिलती जुलती है ना सारी, लिहाजा ये सारे एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट मनी। मुझे याद है बेनजीर भुट्टो साहब के बारे में कहते थे, वो इनिशियली करप्शन के खिलाफ थी, तो आसिफ जरदारी साहब ने उनको कैल किया था कि मोहतरमा अगर नवाज शरीफ साहब के मुकाबले आपने सियासत करनी है तो आपको नवाज शरीफ साहब जितना पैसा बनाना पड़ेगा, और वो कैल हो गई थी। तो आपने उनके इफ्तिखार साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने भी यही कहा कि ना आपके बड़े बड़े इलेक्शन करने थे, पैसा नहीं था। उन्होंने भी अल्टीमेटली कहा कि ना अगर आपने आम आदमी से खास आदमी बनना है तो फिर पैसा बनाओ, पैसा कमाओ। सो मेरा ख्याल लोगों ने उनको पनिश किया, इंडियंस ने ना, वोटर्स ने। काफी सिमिलैरिटीज हैं पाकिस्तान और इंडिया की जो है वो, मतलब पैसा आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ने इज्जत दी, अगर आपको भगवान ने इज्जत दी है, बिग अपसेट इज्जत की तरफ जाए। जी जी, एम्बैरेसमेंट, बिल्कुल एक बिग अपसेट जो है वो दिल्ली में देखा गया। ह्यूमिलिएशन आई वुड से, इट्स अ ह्यूमिलिएशन फॉर द वज़ीर आला। बिल्कुल, आज के लिए इतना ही नाज़रीन, मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।